नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क प्री एग्ज़ाम के लिए मैथ, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं। तो जीके वाले जो क्वेश्चन हैं यानी कि जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में अभी एक वैकेंसी आई थी आपकी आईटीआई बेस्ड पोस्ट के लिए। यानी कि जैसा नॉन टेक आपके होता है वैसा ही नॉन टेक का पार्ट उनके भी था। सेम आपकी योग्यता वाली वैकेंसी थी, बार्क और उसका पेपर सेम होता है, तो उसके क्वेश्चन हैं। और अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, वैकेंसी आई थी और एग्ज़ाम हुआ है। लगभग इसी महीने में आपके आंसर की जारी हुई है, तो आंसर की मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसी की क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। साथ ही लास्ट ईयर 2022 में एक और एग्ज़ाम हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका भी सिलेबस आपके बार्क एग्ज़ाम के से एक जैसा था, तो उसके क्वेश्चन भी आपको एक साथ सोल्व कराऊंगा। कई जो एग्ज़ाम है आपकी योग्यता के अनुसार हुए हैं, यानी कि बार्क का जो सिलेबस सेम रहता है आईटीआई बेस्ड एग्ज़ाम में, उन एग्जाम के पेपर में से क्वेश्चन उठाकर आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मैथ, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार्क प्री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसे जाकर देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और एक बार यदि आपने हमारा वीडियो देखा है, एक दो क्वेश्चन सोल्व कराने का आप हमारा तरीका देखेंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, हमें भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है आपसे। तो लाइक शेयर की उम्मीद आपसे है और कंटेंट की उम्मीद आप हमसे कर लीजिए, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट जाकर पहले की क्लासेज भी अटेंड कीजिए। हर शाम 6 बजे क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वो क्वेश्चन है जिसमें यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहले से मैंने क्लास लगा ली है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। हालांकि अब एक क्वेश्चन आया है तो आपको और डिटेल से मैं बताऊंगा, जितना अपनी तरफ से दे सकता हूं उतना दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। उपपादन तो आपके ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, आपकी इंग्लिश लिखी हुई आएगी, अच्छे से आप समझ पाएंगे। इतनी हिंदी भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कि बच्चे को पढ़ा हुआ भी भूल जाए। क्वेश्चन कह रहा है इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इंडक्टेंस की इकाई क्या है, आप कहेंगे हेनरी। परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या है, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ डिटेल से। एक होता है आपके प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसे आप ओम से दर्शाते हैं इस प्रकार से, या फिर आप कह सकते हैं कि आर से दर्शाते हैं इस प्रतिरोध को, और इसकी यूनिट होती है वो ओम होती है। फिर एक होता है आपके प्रतिघात। चलिए प्रतिघात को मैं बाद में बताऊंगा, आपको मैं बता देता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो ये आपका दे रखा है यही होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे एक्स एल से दर्शाते हैं और इसकी भी यूनिट होती है ओम। एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे एक्स सी से दर्शाते हैं और इसकी भी यूनिट ओम होती है। और जब इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, एक्स आर, आर एक्सएल और एक्स सी तीनों यदि एक साथ जुड़ जाते हैं किसी सर्किट में, तो उसमें बन जाता है आपकी जेड, जिसे बोलते हैं हम प्रतिबाधा या फिर इम्पेडेंस। और इसकी भी यूनिट होती है ओम होती है। तो सबकी यूनिट ओम होती है यदि क्वेश्चन आ जाए तो इन चारों की। अब ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ में आपको डिटेल से लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्सेल आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जेड होता है आपकी इम्पेडेंस, इन चारों की यूनिट ओम होती है। तो अब आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की पूछी है, आप कर देंगे कि इसकी यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहेंगे ओम होती है। लेकिन आपसे और भी तो पूछा जा सकता है, ओम मीटर किसकी होती है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये आप कहें तो ये होती है आपकी प्रतिरोधकता की, या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं उसे की होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध लिख देता हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे आप बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। अब देखिए फेराड हेनरी आपको दे दी है इंडक्टेंस की, तो आप एक और नोट कर लीजिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की क्या होती है, तो उसकी होती है आपके फेराड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पूरा पढ़िए। पीडीएफ में मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि कैपेसिटेंस की फेराड होती है जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो। और क्लास देखने के बाद ही पीडीएफ से पढ़े, डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन गलत याद हो जाए, लेकिन आप क्लास से अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड आपके सामने क्वेश्चन है, वाट मीटर का प्रयोग क्या मापन के लिए किया जाता है। यानी कि वाट मीटर है, मीटर वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं वोल्ट मीटर के लिए,
आपकी वाट मीटर और ये सारे मीटर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है वाट मीटर का प्रयोग। तो आप सभी जानते होंगे कि शक्ति या फिर पावर मेजर के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसकी एक और पूछी जाती है, वो है आपके P बराबर V इंटू आई, यानी कि न्यूमेरिकल इसमें से आता है, हर एग्जाम में आया है, आपके भी आ सकता है, तो इसे जरूर पढ़िए। P बराबर V इंटू आई, यानी कि आपको वोल्टेज देगा, करंट देगा और पावर पूछेगा। तो शक्ति आपकी वाट में होती है, इसकी यूनिट भी पूछे तो आप याद कर लीजिए, वाट में इसकी यूनिट होती है। धारा आपकी होती है, इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो इससे आप आई ज्ञात कर सकते हैं, आई को धारा कहते हैं। और यदि धारा होती है आपके एम्पियर में, किस में होती है? एम्पियर में। और धारा का मापन किससे कर सकते हैं? तो धारा का मापन करने के लिए एमीटर प्रयोग किया जाता है और ये सर्किट के सीरीज में लगता है। वोल्टता, जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, वो आपको मापन के लिए आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं। आई होप बेसिक सा आपको पता है और ये इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। और जनरल साइंस में एक दो इजी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको इजी भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। अभी एक एग्जाम हुआ था, आंसर की आई है, मैंने आपको बताया था कि इसी महीने में आंसर की आई है। क्वेश्चन आपकी पूछ रहा है रीता एक वस्तु को 720 रुपये में बेचती है, ये इसका सेलिंग प्राइस है और उसे 20% के लाभ होता है, यानी कि उसे 20% का लाभ होता है। 720 रुपये में बेचती है तो 720 में उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि उसने 80 रुपये में प्राइस उसे खरीदा है कि बेचने पर उसे 20% का फ़ायदा हुआ है। तो इसकी आपसे क्रय मूल्य यानी कि खरीदने की लागत पूछिए, कितने रुपए में उसने खरीदा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए कोई वस्तु है, मान लेते हैं 100 रुपये की है, उस पर उसे फ़ायदा हुआ है यानी कि 20% का फ़ायदा, यानी कि 100 पर 20 का फ़ायदा, यानी कि हम कह सकते हैं 120 रुपये में। और 120% कह रहे हैं, यानी कि प्रतिशत हटेगा, आपकी नीचे 100 लग जाएगा और वो प्राइस कितना है? 720 रुपये। इस आंकड़े को याद कर लीजिए, आपकी हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को कितने में खरीदा है तो हमने कहेंगे उसने मैथ की कोई संख्या नहीं मानकर हम इंग्लिश की कोई लेटर मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में उस चीज़ को खरीदा है। अब उसे हुआ 20% का फ़ायदा, यानी कि 20% का फ़ायदा करें तो 100 पर 20 का फ़ायदा यानी कि 120% है और 120% का मान दे रखा है 720 रुपये। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करते हैं तो मैं इसे एक बार कट कर देता हूँ, फिर मैं कहूँगा 6/5, यानी कि मैंने 2 से इसे कर दिया है कट, तो मैं एक बार अलग पेन से लिख देता हूँ, तो मैं कहूँगा 6/5। अब 6/5 है तो इसे सोल्व करने के लिए x को अकेला कीजिए, 720 × 5 उल्टी गुणा कर रहा हूँ मैं और बट्टे में आ गया 6। अब 6 से कट कर दीजिए आप डायरेक्ट, 120 है ना, 120 × 5, 120 × 5 कर दीजिए, यहाँ आपके सामने आ जाएगा 120 × 5। तो आप इसे डायरेक्ट करेंगी, 12×5 = 60 और 1 0 का 1 0, यानी कि 600 रुपये इसका प्राइस है। आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। ये रही आपके सामने कैलकुलेशन। थोड़ा थोड़ा आपको कैलकुलेशन अपने तरीके से करना है, मेरा अलग कैलकुलेशन का तरीका है, मैं 0 को 0 से काटता हूँ फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। आपका हो सकता है स्पीड हो मेरी से कैलकुलेशन, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में आता है। नॉर्मल एक क्वेश्चन आना चाहिए मैथ का ऐसा, क्योंकि ईजी पेपर भी बनता है। पेपर बनने के कुछ पीछे के जो हिंट होते हैं, यानी कि पेपर बनने का जो बैकग्राउंड होता है, वो भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यदि आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो पेपर को बनाया जाता है जिसमें से मान लेते हैं किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन उसमें ईजी रखे जाते हैं ताकि उसे हर कोई कर ले। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते और आगे के जो 5 क्वेश्चन होते हैं या फिर 5 क्वेश्चन वो ऐसे रखे जाते हैं जो इंटेलिजेंट कर पाता है, जो अपना दिमाग लगाता है वो कर पाता है, और जो नहीं लगाता वो भी आधा आंसर तक पहुंच जाता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन, 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी के गलत होते हैं, हर एग्जाम का नियम आप मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये थोड़ा सा हटके लेवल है, जो 5 अभी मैंने कहा था ना, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कर पाते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करना है मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, अनुष्का अकेले एक काम को 10 दिनों में कर लेती है। तो मान लेते हैं ये अनुष्का है, ये किसी काम को यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अनुष्का एक काम को कितने दिनों में कर लेती है, तो मैं कहूँगा उसे 10 दिनों में कर लेती है। फिर कहता है भरत अकेले उस काम को 12 दिनों में कर लेता है। ये लो, भरत 12 दिनों में कर लेता है। अभी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये इनका नाम लिखा है जो इन्होंने दे रखा है, अनुष्का को ए से, भरत को बी से, और ये मैंने लिखा है दिन, टाइम यानी कि समय। यहाँ मैं ऊपर लिखूंगा टाइम, बाद में लिख दूंगा, आपको भी पता है ये टाइम लिखा है मैंने। फिर आगे है अनुष्का और भरत ने इसे 75,000 रुपये में बीड़ा उठाया, यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं पूरा काम कर दूंगा, हम दोनों पूरा काम कर देंगे और 75,000 रुपये लेंगे। ठेकेदार से इन्होंने बात कर ली है।
चेतन की मदद से उन्होंने काम को 4 दिनों में कर दिया। अब देखिए, एक आया आदमी, तीनों ने एक काम शुरू किया है। अनुष्का, भरत और चेतन तीनों ने मिलकर काम किया है और तीनों ने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। अनुष्का एक काम है, कोई मान लेते हैं कोई काम है, मान लेते हैं हमारी कोई वीडियो एडिटिंग का काम है, या फिर क्वेश्चन छापने का काम है, या फिर कोई बुक प्रिंट करने का काम है, उसे अनुष्का क्या करती है, 10 दिनों में करती है। भरत है, वो 12 दिनों में करते हैं। ये दोनों अकेले अकेले कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि हम आपको 75,000 रुपये देंगे, यानी कि 75,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, आप ये पूरा काम कर दो, जैसे भी करना है आप कर दो, अकेले 2 जने 4 जने मिलकर कर दो। तो इन्होंने क्या किया, हमसे कहा ठीक है 75,000 में कर देंगे, और अब इन्होंने 3 जनों की हेल्प ली है। अनुष्का, भरत और चेतन तीनों ने मिलकर काम किया है और 4 दिनों में तीनों ने काम शुरू खत्म कर दिया है। तो अब इन्होंने पूछा है, चेतन की मदद से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा किया है, चेतन को भुगतान किया जाएगा। अब चेतन को कितने रुपए ये देंगे, इनकी बात कर रही है कि अनुष्का और भरत चेतन को कितने रुपए देंगे। तो देखिए, पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। और टोटल काम होता है इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे एलसीएम, और एलसीएम आप निकाल लीजिए तो निकलेगा आपके 60। एलसीएम मैंने याद कर रखा है सिंपल ट्रिक से, तो आप भी अपने ट्रिक से निकाल सकते हैं, वरना एलसीएम आपको निकालना आता होगा, उस ट्रिक से निकाल लीजिए। एलसीएम आपके 60 आ गया। अब इसमें 60 में ऊपर का टाइम का भाग देना होता है, ये होता है टाइम, ये होता है आपके टोटल वर्क, और यहाँ जो आएगी ना वो आएगी आपकी एफिशिएंसी। तो 60 में 10 का भाग देंगे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। 60 में 12 का भाग देंगे, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो ये मेरे 5 हर बार ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, ये लिखे 5, और फिर है ना इसकी भाग देंगे तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी आ जाएगी 15। 15 चौकी 60 है ना, ये लो 15 आ गई। यानी कि अब ये कह रहा है कि अनुष्का की एफिशिएंसी 6, यानी कि वह एक दिन में 6 काम करती है, 10 दिनों में 60 काम पूरा कर देती है। भरत है, वो एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो हम चेतन का काम निकाल सकते हैं ना, ये दोनों कितना काम करते हैं, ये दोनों एक दिन में 11 काम करते हैं, और टोटल 15, तीनों मिलकर 15 कर रहे हैं। तो चेतन अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे चेतन अकेला एक दिन में 4 काम करता है। चेतन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो अब देखिए एफिशिएंसी का अनुपात लिख लीजिए, ये है अनुष्का, भरत और चेतन। अनुष्का करती है 6 काम, भरत करता है 5 काम, और ये चेतन करता है 4 काम। ये है इनकी टोटल एफिशिएंसी। अब देखिए, रुपए यानी बढ़ते हैं तो वो एफिशिएंसी के अनुसार बढ़ते हैं। वो रुपए या ना प्राइज होता है, ये एफिशिएंसी के समानुपाती होता है। तो अब आपको देखना है टोटल रुपए कितने हैं, आप कहेंगे 75,000। ये 75,000 इन तीनों को मिलेंगी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे तीनों की एफिशिएंसी 15 है। या फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 10 से 5 15, यानी कि 75,000 15 जनों को मिलेंगी, या फिर 15 की एफिशिएंसी में बंटेंगे। अब आपको किसी रुपए देने हैं, यदि चेतन को देने हैं तो चेतन की एफिशिएंसी से गुणा कर दीजिए, भरत को देने तो भरत की एफिशिएंसी से, और आर से आपकी अनुष्का को देना है तो 6 से गुणा कर दीजिए। हमें देना है चेतन को, तो चेतन की एफिशिएंसी है 4, तो हमें 4 से गुणा करना है। ये देखा, 4 से गुणा किया, फिर ये आपके हो गया, कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये हो गया आपके 5,000। 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहेंगे 20,000। ये देखिए 20,000 रुपये किसे मिलेंगे, चेतन को कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा इन्होंने पूछा है ना। ये रहा आपके सामने, चेतन को 20,000 रुपये मिलेंगे। मैंने अपने तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझा दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा एफिशिएंसी और निकालना। इस एकदम बेसिक तरीका जो इजी से इजी लेवल है, जिससे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, जो मैं पढ़ता आया हूँ वही मैंने आपको बताया है। ऐसे क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले आता है, यानी कि आपने पहले निकाल दिया, तो कमेंट करके बता दीजिए। और भी कोई ईजी तरीका है तो आप भी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ के क्वेश्चन में लगता है टाइम आपको भी पता है, तो उस टाइम को हम करेंगे मैनेज। तो क्या करेंगे, आपको एक एक स्टेप मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने रखेंगे सारे स्टेप। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ये लिखा ए, और ये एक काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। मैंने कहा यहाँ टाइम लिखना है। बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ये रहा 20, और ए बी करता है 20 दिनों में। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। फिर ए चला जाता है, बी उस काम को कितने और दिनों में पूरा करेगा। देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 20 और 10 का एलसीएम आपके आ जाएगा 20। 20 ले लेते हैं एक बार एलसीएम, तो ये इससे 2 बार जाएगा एफिशिएंसी, और इधर से एक बार जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 है। बी एक दिन में 2 काम करता है, ए
ए है ना आपकी एक दिन में 2 काम करता है, बी आपकी एक दिन में 1 काम करता है। एफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब देखिए इन्होंने 5 दिन एक साथ काम किया है, यानी कि 5 दिन काम एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 5 दिनों में इन्होंने 15 काम कंप्लीट कर दिए। कितने काम हो गए, 15। टोटल काम थे 20, जिसमें से 15 काम आपके हो गई। अब बचा है 5 काम। 5 काम है, बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क में एफिशिएंसी का भाग देना है। तो आपको टाइम निकालना है और वो टाइम निकालना है बी का। तो आपको क्या करना है, वर्क बट्टे एफिशिएंसी। वर्क आपकी कितना बचा है, तो 5 बचा है। एफिशिएंसी किसका टाइम निकालना है, बी का, तो बी की एफिशिएंसी से भाग देना है। तो 5/1, यानी कि उसे 5 दिन और लगेंगे काम करने में। समझ गए ना। इस प्रकार से आपको एक एक स्टेप, एक ही फॉर्मूला यूज करके आंसर लाने हैं। आई होप ये भी मैंने बेटर तरीके से आपको समझा दिया है। अब देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस की हैं। पहले साइंस को किया, फिर मैथ को किया, अब जनरल अवेयरनेस में एंटर करने जा रहे हैं। 15 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। गर्मियों में इतना बोलते हैं आपके लिए, तो लाइक की हमें भी उम्मीद होती है। ज़रूर लाइक करें, इतनी मेहनत करते हैं इस एक क्लास के पीछे, 20 मिनट की क्लास के पीछे पता नहीं हमारी कितनी मेहनत होगी। आप सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत हमने की है। तो लाइक ज़रूर करें, आपसे यही उम्मीद है। क्वेश्चन है, भारत दिशा में बांग्लादेश के साथ अपनी स्थलीय सीमा शेयर करता है। अभी अभी मैंने एक क्लास लगाई थी जिसमें से मैंने भारत की पड़ोसी देशों की नाम भी बताई थी आपको, और बताया था कि कितनी सीमा कौन किसके साथ शेयर करता है, वो सारी। तो देखिए भारत का पहले तो आपको देखना है ये मानचित्र। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किस दिशा से बांग्लादेश शेयर करता है, तो ये रहा आपके साथ। और पूरा विकिपीडिया की तरफ से लिया है, यानी कि कोई भी कॉपीराइट की उम्मीद हम नहीं लगा सकते। क्वेश्चन है आपके ये भारत का मानचित्र, और देखिए इधर है आपके पाकिस्तान। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम की ओर पाकिस्तान। ये है आपकी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। इधर है आपके नेपाल, जो कितनी सीमा शेयर करता है, 1751। और इधर है आपके चीन, जो आपके 3488 किलोमीटर शेयर करता है। भूटान 699 सेंटीमीटर। ये है आपके बांग्लादेश 4000 से 4096.7 किलोमीटर। और ये है म्यांमार। और इधर है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका एक इस जलीय है, यानी कि जलीय सीमा शेयर करने वाला है। और ये है आपकी स्थलीय, यानी कि स्थल के साथ सीमा शेयर करने वाले। तो आपको पता चल गया होगा। अब आपसे पूछा है कि पूर्व में, तो ये होता है आपके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व। तो पूर्व में आपके कौन सा देश है, तो आप कहेंगे पूर्व में आपके बांग्लादेश है। तो इन्होंने पूछा है बांग्लादेश किस दिशा से शेयर करता है, तो पूर्व दिशा से। इतना तो काफ़ी नहीं है। अब देखिए कितनी सीमा शेयर करता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो 4096.7 किलोमीटर, है ना। इतनी सीमा है ना, आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ लिखी हुई है ये रही। और सबसे ज़्यादा सीमा है, यानी कि आपको ये एक लाइन और याद करनी है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा शेयर करता है। वो मैं आगे आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। कोई भी ऐसी लाइन नहीं छूटेगी जो आपने पढ़ी ना हो और एग्जाम में आ जाए। मैं आपको कंप्लीट एक बार सारे स्टेप्स पढ़ा दूंगा ताकि आपको भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। भारत में 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा और द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा है। ये भारत की तट रेखा है, इन्होंने बताई है। कुल मिलाकर 7 संप्रभु देशों के साथ भारत की सीमा शेयर होती है, यानी कि पूरे कितने देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, तो 7 देश हैं। अब देखिए 7 देशों के नाम भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। पूरा यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं उत्तर में भारत के साथ ही लिखा है, यानी कि यहाँ से लिखेगा चीन, भूटान, नेपाल और से घिरा हुआ है। भारत इनके साथ घिरा हुआ है। सुदूर पूर्व में भारत म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और फिर इन्होंने लिखा है इन सभी देशों में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश द्वारा साझा की जाती है। कितनी, 4096.7 किलोमीटर मैंने बता दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये रही 4096.7 किलोमीटर है। और ये दुनिया की सबसे 5वीं लंबी स्थलीय सीमा है। तो 5वीं लंबी भारत की बांग्लादेश के साथ है, इसे भी जरूर पढ़िए। और मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि 7 देशों की कितनी शेयर की जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी है, इस मैप में भी लिखी हुई है, तो इसे जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन है कि किसी बर्तन से हवा निकालने के लिए पंप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था।
तो पंप का आपसे आविष्कार पूछा है, इसे भी जरूर पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए और एग्जाम में आया हुआ है कि पंप का आविष्कार किसने किया। तो आगे देखिए, मैं आपको कंप्लीट इसे बता देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसका आंसर है आपके ओट्टो वॉन गुरिएक। ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में आ चुका है। 2 कौन कौन से एग्जाम है? एक तो हुआ था लास्ट आपकी 2022 में, इसी महीने मई और अप्रैल मई में, और एक अभी हुआ है जिसके आंसर की आई है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल साइंस का भी क्वेश्चन बनता है और आपकी जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बनता है। इसे देखिए, यहाँ से पढ़िए, आपके आविष्कार क्या हुआ है, आविष्कार किया किसने और किस देश से है, सारा लिखा हुआ है। आप पहले लिखा हुआ है आपकी ग्रोमो आपके फ़ोन, जिसका आविष्कार किया है एडिसन ने और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित था। फिर आपके हेलीकॉप्टर का सिकोर्स्की रूस से संबंधित है। लाइट बल्ब का आपकी गोएबल जर्मनी से संबंधित, और ये रहा आपके एयर पंप जो हवा निकालने के लिए होता है, उसका है आपकी ओट्टो वॉन जर्मनी से संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छे हैं। रीजनिंग के यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो टॉप लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें से देता है। कहता है कि यदि एयर पंप आपकी ओट्टो वॉन से संबंधित है तो लाइट बल्ब किससे संबंधित होगा, तो आपको करना है कि हेनरिक से संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और सारे ऑप्शन चेंज कर दिए थे। अभी जो एग्जाम हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ये वाला है, और जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन चेंज कर दिए थे, यानी कि क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन चेंज कर दिया था उसने, तो अच्छे क्वेश्चन उसने भी दिए थे। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन भी ऑप्शन में है, तो न्यूटन के भी गति के नियम तीनों याद कर लीजिए। संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का सिद्धांत जरूर पढ़ें, मैंने आपको पढ़ा दिया है साइंस की क्लास में, तो आप उसे जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, किसी अणु का भार माना जाता है, यानी कि अणु का भार क्या होता है। तो भार आपको पता है, ये आपका एक परमाणु है जिसमें आपके नाभिक होता है। तो नाभिक को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज आपके पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का आपकी नेगेटिव होता है, और ये आपकी क्लास होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन आपकी आवेश रहित होता है, यानी कि बिना आवेश का होता है। प्रोटॉन और भार, यानी कि किसी जगह के बीच में जो बैठे हैं वो वाला भार होता है। तो नाभिक में भार क्या होता है, परम आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, उसे किसी अणु का भार कहा जाता है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, किसने की, ये आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा। और यदि इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में देख लीजिए, मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपको एक लंबी क्लास दूंगा, ताकि आपको हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक साथ करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से साइंस का क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने पहले शुरुआत में क्वेश्चन हुआ था उसमें भी करवा दिया था, अब भी करवा देता हूं। ओम में क्या होता है, पहले तो आपसे सिंपली पूछे तो आपको करना है प्रतिरोध। वैसे प्रतिघात, एक्सएल, एक्ससी सारे ओम में होते हैं। ओम मीटर में क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके होता है ओम मीटर में या फिर ओम सेंटीमीटर में। और आगे लिखा है आपके महो मीटर, तो इसे आप कह सकते हैं विशिष्ट चालकता, और ओम आपके सेम दे रखा है ना, तो सॉरी मैंने ऊपर वाला ध्यान से नहीं पढ़ा है, आप देख सकते हैं पहले वाला, इसे देखिए ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओम आपका होता है प्रतिरोध का, लेकिन पहले वाला ऑप्शन में ओम नहीं है, पहले वाले में महो है। महो है तो ये होता है चालकता का, है ना। महो आपकी क्या होता है, चालकता का, और चालकता को सी से नहीं जी से दर्शाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है। और ओम पूछे तो वो होता है आपके प्रतिरोध का, यानी कि पहले वाला मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं था ध्यान से। ओम और महो एक जैसे होते हैं, तो आप जरूर पढ़िए। अब ओम आपकी चालकता का साइमन भी हो सकता है और महो भी हो सकता है, दोनों पढ़ लीजिए, दोनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए, एक गुलाम इज, यानी कि आपका एक गुलाम किसके बराबर होता है। तो देखिए मैंने आपको लिखाया है गुलाम किसकी होती है, तो आप कहेंगे चार्ज की यूनिट होती है। क्यू बराबर होता है आपकी आई टी, यानी कि चार्ज क्या होता है, आवेश बराबर होता है आपकी धारा इंटू समय, और चार्ज को हम कहते हैं गुलाम में। गुलाम बराबर आपके हो जाएगा एम्पियर इंटू आपके एम्पियर इंटू आपके सेकंड, तो ये आपके कूलाम की बनती है एम्पियर इंटू सेकंड। इसमें देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है आंसर गलत दिया है, एम्पियर पर सेकंड नहीं होगा, एम्पियर पर सेकंड करते हैं ना, तो ये आपकी
एम्पियर पर सेकंड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। इस फॉर्मूले से आप बना लीजिए, आपके एम्पियर पर सेकंड नहीं बन सकता, एम्पियर इंटू सेकंड बनेगा। आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में आपको एम्पियर पर सेकंड करना है। देखिए आगे और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। यदि आता है वर्क का आपकी या फिर वोल्टेज का, तो वोल्टेज क्या होता है W बटा Q। तो W को कहते हैं आपके जूल और Q को कहते हैं आपकी चार्ज, आवेश। जूल प्रति कूलाम आपकी किसका होता है, तो वो आपके वोल्टेज का होता है। आप जरूर इसे पढ़िए, अच्छी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भी करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि DRDO की स्थापना कब हुई। तो अब देखिए मैं इसे कंप्लीट आपको DRDO के बारे में पढ़ा देता हूँ। एक क्वेश्चन हर क्लास में लास्ट में पूछता हूँ और नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। DRDO का मतलब यानी कि फुल फॉर्म है आपकी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च आपकी डिफेंस रिसर्च आपकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप सभी को इसका पता होगा। मुख्यालय आपकी न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर, और आपकी स्थापना हुई थी 1958 को। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा, पूरी आपको डेट याद होनी चाहिए। 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 1958, पूरी डेट आपको याद कर लेनी है। अब देखिए यहाँ जगह ही नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1958। फिर आपसे पूछा जाता है आदर्श वाक्य क्या है, बल्लस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत आपकी क्या है, विज्ञान है। और अभी अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। इससे पहले आपके 36 रेडी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अभी आपकी मुख्यमंत्री कौन बने हैं गुजरात की, भूपेश आपके बघेल। तो उससे पहले कौन थे, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो आपसे DRDO के बारे में पूछा जा सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन कौन था। फिर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना के बारे में। तो इसरो के बारे में भी ध्यान कर लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 69 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और संस्थापक इसके विक्रम साराभाई है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें जरूर पढ़िए। बस आज की क्लास में इतना ही। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कम्प्लीटली आपकी हैंड रिटन PDF है, यानी कि मैंने अपने हाथों से इसे डिज़ाइन किया है आपके सामने। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत करते हैं।